नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनके आधार पर राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। मौलिक अधिकार द्वारा जहां एक तरफ स्वतंत्रता एवं समता मूलक समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा व्यक्ति के आर्थिक जीवन में मौलिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ऐसी बाह्य परिस्थितियों का सृजन करने का उद्देश्य बनाया गया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके दोस्तों। अनुच्छेद 36, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और यह कहा गया है कि इस भाग में भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति व स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय हैं, इसके बावजूद ये देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी अधिकाधिक नीतियां इन्हीं के आधार पर बनाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि नंबर 1, यह न्यायपालिका द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता। यह न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नंबर 2, इसका पालन करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है दोस्तों। अनुच्छेद 38, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 38, इस अनुच्छेद को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है दोस्तों। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। इस अनुच्छेद के द्वारा सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इसमें 2 बातें कही गई हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सकें। फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इसमें नंबर 1 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सकें। नंबर 2, राज्य सामान्यतः आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच अपितु विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए वर्गों व समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यह जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस पर जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का प्रभाव है दोस्तों। अनुच्छेद 39, इसे आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा जिससे नंबर 1, पुरुषों और स्त्रियों अर्थात सभी नागरिकों को अपनी जीविका प्राप्त करने का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। नंबर 2, देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए कि वह प्रत्येक समुदाय का पर्याप्त हित का सर्वोत्तम साधन बन सके दोस्तों। नंबर 3, देश की आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि धन और उत्पादन के साधनों का एक स्थान पर अहितकारी संकेंद्रण न हो सके।
नंबर 4, पुरुषों एवं स्त्रियों अर्थात सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। नंबर 5, पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा सुकुमार बालकों की अवस्था का दुरुपयोग न हो पाए तथा उन्हें विवश होकर किसी ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो कि उनकी आयु व शक्ति दोनों के विपरीत हो। नंबर 6, सुकुमार बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण का सृजन किया जाए तथा अल्प तथा उन अल्पवयस व्यक्तियों की शोषण से तथा आर्थिक व नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य का विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय मिले तथा आर्थिक नियंत्रण या अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया 39 का। अनुच्छेद 40, राज्य पंचायतों का गठन करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा जिससे वह एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में विकसित हो सके। दोस्तों, अनुच्छेद 41, राज्य अपनी क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता को प्रभावी कराने का प्रयास करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 में पहला पॉइंट, राज्य विधान बनाकर उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के निर्वाह योग्य मजदूरी, काम के घंटे तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। नंबर 2, राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत और सहकारी प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 44, भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। अनुच्छेद 44। नोट, सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर कानून होता है जो सभी पंथ या संप्रदाय के लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 45, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवहारिक रूप देने के लिए अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है। अब यह एक मौलिक अधिकार बन गया है। इसकी जगह पर इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा, उनका पोषण और उनके स्वास्थ्य के लिए गरिमामय वातावरण बनाएगा और उनकी देखभाल करेगा। अनुच्छेद 46, राज्य समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हित को बढ़ावा देगा तथा उनकी समाज के शोषण एवं अन्याय से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47,
राज्य लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य को ऊंचा करने का प्रयत्न करेगा तथा औषधीय प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाली औषधि को छोड़कर शेष मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा तथा गायों, बछड़ों, दुधारू पशुओं तथा वाहक पशुओं के नस्ल को सुधारने का प्रयत्न करेगा और उनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48 का 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 संसद कानून बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ऐतिहासिक धरोहरों तथा कलात्मक वस्तुओं या अन्य वस्तुओं की तथा स्थानों की विरूपण, विकृति, लुंठन या नष्ट होने से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करने का प्रयास करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नंबर 2, गांधी दर्शन का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। नंबर 3, सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगर आपकी परीक्षा में आएगा ऐसा, तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना लगाकर समवर्ती सूची का विषय लगाएंगे। नंबर 4, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 का, 43 का तथा 48 का नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं इसमें। नंबर 6, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। दोस्तों, अगर ऐसा आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत की राजभाषा लिखा रहता है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 343 राजभाषा वाले में। 3 पॉइंट यहाँ बीच में लिखा है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना दोस्तों न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है तथा नीति निर्देशक तत्व भी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनीय केवल मौलिक अधिकार है दोस्तों। नंबर 7, वर्तमान राज्यों का कार्य लोक कल्याणकारी है। नंबर 8, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन राज्य की कल्याणकारी अवधारणा से संबंधित है दोस्तों। नंबर 9, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है दोस्तों। नंबर 10, मूल अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति है जबकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे राजनीतिक यानी कि मतदाता तथा नैतिक शक्ति है।